हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक राइट ट्रायंगल को घुमाते हैं उसके हाइट के अलोंग या उसके बेस के अलोंग या उसके हाइपोटेनस के अलोंग, तो जो कोण बनेगा उसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे और उस पे से किस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, सारे फॉर्मूला देखेंगे कि आया कहाँ से वो चीज़, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए एक बार में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 3 केस होते हैं। जैसे मान लो कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि इसको हम लोग अगर परपेंडिकुलर के लॉन्ग घुमाएंगे तो कोण बनेगा। फिर कोण में कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर एक बार बोलेगा कि इसको बेस के लॉन्ग जो घुमाएंगे, फिर कभी बोल देगा कि उसको हाइपोटेनस के लॉन्ग घुमाएंगे। तो 3 केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। जैसे मान लो कि केस 1 यहाँ पे है, ठीक है। केस 1 में क्या है, रोटेशन अलोंग परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सेकंड, ये राइट ट्रायंगल है, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। ठीक, अब बोलता है ना कि रोटेशन अलोंग परपेंडिकुलर, ये केस 1 है। मतलब कि हम लोग अगर परपेंडिकुलर के अलोंग इसको घुमाएंगे, मतलब ये जो है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है कि किस एक्सिस के अलोंग घुमा रहे हैं किसी चीज़ को। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर के अलोंग घुमाएंगे तो ये फिगर जो है, यहाँ तो 2D है, ये राइट ट्रायंगल 2D होता है, बट इसको घुमाएंगे तो एक 3D फिगर बनेगा। तो 3D में कैसे बनेगा फिगर, वो बनेगा ऐसा फिगर बनेगा, एक कोण बन जाएगा। अगर आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक राइट ट्रायंगल को परपेंडिकुलर के लॉन्ग घुमाएंगे तो जो ये वाला है ना, ये जो B है, B वाला पॉइंट, ये बस B घूमेगा, P फिक्स रह जाएगा। P एक्सिस है तो P फिक्स रहेगा, बस B घूमेगा। और B का जो ये पॉइंट है ना, बस ये घूमेगा तो ये एक सर्कल बनाएगा नीचे। वो सर्कल यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये वाला सर्कल वही हो गया, वो सर्कल हो गया। और जो ये वाला वर्टेक्स है, ये पॉइंट, ये फिक्स रहेगा। तो जो ये वाला हाइपोटेनस है, ये कोण का स्लैंट हाइट बन जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमने इसको P के अलोंग घुमाया तो जो कोण बना उसमें क्या क्या होता है देखो। तो उसमें कोण का जो हाइट होगा ये हो जाएगा P, कोण का जो रेडियस होगा, रेडियस ये है ना, रेडियस ये है और यहीं इसका B है, ये B है ना, तो यहाँ पे ये B हो जाएगा। और जो कोण का जो स्लैंट हाइट है, वो स्लैंट हाइट होता है राइट एंगल का हाइपोटेनस। जो H है, ये जो लेंथ है, यही तो यहाँ पे आ गया ना, यही घूम रहा है, तो H हमारा क्या हो गया, स्लैंट हाइट कोण का। इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि फॉर कोण, कोण के लिए क्या क्या होगा, हाइट हो गया तुम्हारा P हो जाएगा, हाइट हो जाएगा P, रेडियस हो जाएगा B और स्लैंट हाइट हो जाएगा H। ये P भी H राइट ट्रायंगल के जो उसकी साइड्स हैं। तो यहाँ पे कोण के लिए हाइट हो जाएगा P, रेडियस हो जाएगा B और स्लैंट हाइट हो जाएगा H। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ देगा, कर्व सरफेस एरिया पूछ देगा, टोटल सरफेस एरिया कुछ भी पूछ सकता है।
जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि इस कोन का वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमारा बी हो गया पाई बी स्क्वायर, हाइट कितना हो गया पी, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया ये कितना होगा पाई आर एल होता है, तो पाई रेडियस हमारा हो गया बी, एल मतलब स्लैंट हाइट हो गया एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में पाई बी एच में हम लोग नीचे का एरिया जोड़ देते हैं, मतलब कि इसका ये सर्कल का एरिया जोड़ देंगे, मतलब पाई बी स्क्वायर ऐड कर देंगे प्लस पाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, एच प्लस बी हो जाएगा। तो आप इन तीनों फॉर्मूला को लिख सकते हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और ये आया कैसे मैंने आपको दिखा दिया, और एक बार इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में आपका P हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर के अलॉन्ग घुमाते हैं, कैसे घूमेगा ये, वैसे घूमेगा ना। तो ये एक 3D में इमेजिन करेंगे, तो 3D में अगर इमेजिन करेंगे इसको तो एक कोन बनेगा, देखो कोन बन रहा है। ये कोन का ये वर्टेक्स ये वाला पॉइंट हो गया, और देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कैसे घूम रहा है, देखो मतलब ये वाला जो पॉइंट है सर्कल बना रहा है, ऐसे घूम रहा है। नीचे एक सर्कल बन रहा है, ऊपर का वर्टेक्स फिक्स है, और ये जो है हमारा स्लैंट हाइट हो जा रहा है कोन का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब कोन बनेगा, जब राइट एंगल घूम के जब कोन बनेगा, तो कोन के लिए हाइट हो जाएगा P, कोन का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा B, और कोन का जो स्लैंट हाइट होगा वो हो जाएगा H। ठीक है, इसी में हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 होता है रोटेशन along base of राइट ट्रायंगल। मतलब कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ये P ले लेते हैं, ये ले लेते हैं B, ये होगी H, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। मैं हर बार इसको P और B और H ही लूँगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब बोल रहा है ना कि इसको बेस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं, तो ये जो B है बेस, इसके अलॉन्ग रोटेट करेंगे अगर, तो क्या होगा, ये जो है B, ये हमारा बन जाएगा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये घूमने के बाद कैसा फिगर बनेगा इसका फिगर बनेगा ऐसा, ये बेस फिक्स हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कौन बनेगा, ये कैसे अगर इसको फिक्स रखते हैं, अगर बेस को फिक्स रखेंगे, बेस को अगर एक्सिस बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला वर्टेक्स, ये घूमेगा, नीचे सर्कल बनेगा, ये सर्कल बन के यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और B फिक्स रहेगा, और P जो है रेडियस से काम करेगा। तो कोन में ना, तो जो कोन बनने के बाद ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया B, और ये हो गया H। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, फॉर कोन हाइट इक्वल्स टू B, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, यही तो रेडियस है ना, रेडियस P है यहाँ पे, रेडियस हो जाएगा P, और स्लैंट हाइट हो जाएगा H। तो इस केस में क्या क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम तुम्हारा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस P है, P स्क्वायर, हाइट B है, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर एल, रेडियस B है, P है, और L तुम्हारा H है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई PH प्लस बेस का एरिया पाई P स्क्वायर, मतलब यहाँ से पाई P कॉमन लेंगे अगर, तो H प्लस P हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं, या आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तो और ये बहुत सिंपल है, इसको बस आपको इमेजिन करना है। अगर आप इमेजिन कर लिए तो सारा चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए।
आप देखेंगे यहाँ पे कि ये दोनों फिगर में मतलब केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है। केस 1 में बोलता है कि परपेंडिकुलर के लॉन्ग घुमा रहा है, तो देखो तो यहाँ पे हाइट p होता है, रेडियस b होता है, लेकिन इस केस में जब बेस के लॉन्ग घुमाएंगे तो हाइट b हो जाएगा, रेडियस p हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस अंतर इतना है कि जिसके लॉन्ग घुमा रहे हैं ना वो हाइट हो जा रहा है। मतलब इसमें परपेंडिकुलर के लॉन्ग रोटेट करेंगे तो p हमारा हाइट हो जाएगा कोण का और b रेडियस हो जाएगा। सेम वैसे ही इसमें अगर बेस के लॉन्ग घुमाएंगे तो बेस हमारा हाइट हो जाएगा कोण का और p हमारा रेडियस हो जाएगा। और दोनों केस में जो स्लैंट हाइट है ये h ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इसको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो जो ये राइट एंगल है हमारा, तो ये हमारा p है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो सेकंड केस में बोल रहा है कि इसको बेस के लॉन्ग घुमा रहे हैं, मतलब कैसे तो घुमा रहे हैं। तो देखो तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट कैसे घूम रहा है, ये एक सर्कल बनाएगा, मतलब यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। सर्कल जो बन रहा है वो वो कोण का बेस हो जाएगा। और देखो और ये वाला पॉइंट है जो बेस है, जो एक्सिस है हमारा, वो एक्सिस फिक्स हो जाएगा और ये कोण का हाइट हो जाएगा। देखो ना ऐसा कोण बन रहा है ना, तो ऐसा कोण बनने के बाद ये हमारा कोण का हाइट हो जाएगा, ये हमारा कोण का बेस हो जाएगा और ये जो है हमारा कोण का स्लैंट हाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में बोल देगा रोटेशन along हाइपोटेनस। मतलब कि राइट ट्रायंगल का, ये राइट ट्रायंगल है, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। हमने देख लिया कि P के लॉन्ग कैसे घुमाते हैं, हमने देख लिया कि B के लॉन्ग कैसे घुमाते हैं, कैसा कोण बनता है। अब बचा H। तो जब हम लोग इस हाइपोटेनस के लॉन्ग उसको रोटेट करेंगे तो जो ये है ना, ये लाइन H, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में थोड़ा फिगर अलग बनेगा, मतलब अलग कोण बनेगा। कोण कैसा बनेगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स जो है, और इसके लॉन्ग घुमाएंगे तो ये जो है इसका लोकस कैसा होगा। लोकस मतलब कि वो पॉइंट कैसे घूम रहा है, तो इसका लोकस ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। बस इस पॉइंट का बोल रहा हूँ। अगर मैंने इसको पूरा घुमाया अगर एच के लॉन्ग, तो ये वाला जो वर्टेक्स है ऐसे जाएगा और फिर वापस इस पोजीशन पे आएगा। तो उस केस में देखो ये जो है ना, ये कोण का सर्कल बन जाएगा बेस, और ये वाला वर्टेक्स होगा और एक ये वाला ही वर्टेक्स होगा। मतलब इस केस में दो कोण बन रहा है हमारा, एक ये वाला कोण और एक नीचे वाला कोण। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे डबल कोण बनेगा, इसी को बोलते हैं डबल कोण। तो डबल कोण में देखो ये क्या है, ये क्या, ये P है, ये भी P है, ये है तुम्हारा B, ये भी है B, और ये पूरा H है। इस पूरे H को मैं ऊपर वाले कोण के लिए H1 बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट तक, और नीचे वाले कोण का जो हाइट है इसको H2 बोल दे रहा हूँ, और ये इसका जो रेडियस होगा इसको मैं R मान ले रहा हूँ, R। ठीक, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा फॉर अपर कोण, जो ऊपर वाला कोण है ना, उसमें क्या होगा, उसका हाइट हो जाएगा, हाइट H1 लिया हमने, इस कोण के लिए हाइट क्या H1 है, रेडियस R है और स्लैंट हाइट P है। हाइट H1 है, रेडियस R हो गया, R हमको निकालना है, वो निकाल सकते हैं, R का फॉर्मूला होता है, वो बताऊंगा मैं अभी। और इसका स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट हो जाएगा P, ये P हमारा क्या है, स्लैंट हाइट हो जाएगा, तो हो जाएगा P। अब सेम वैसे ही फॉर लोअर कोण, लोअर कोण के लिए हाइट क्या होगा,
मतलब इस वाले कोण के लिए हाइट क्या होगा, h2 होगा। इस वाले कोण के रेडियस क्या होगा, रेडियस देखो, रेडियस दोनों में सेम ही रहेगा, ये जो है ये 90 बन रहा है, तो इस कोण का और इस कोण का रेडियस सेम ही रहेगा, r ही रहेगा, तो रेडियस यहाँ भी r ही होगा, और इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, b हो जाएगा। ठीक, तो आपको इस केस में याद रखना है कि जब भी एक राइट ट्रायंगल को उसको हाइपोटेनस के लॉन्ग घुमाएंगे तो यहाँ पे डबल कोन बनता है, डबल कोन इज फॉर्म्ड, डबल कोन इज फॉर्म्ड। एक कोन का डायमेंशन ये हो जाएगा और एक कोन का डायमेंशन ऐसा हो जाएगा। तो आपको बस ये फिगर याद रखना है, आप ये फिगर इमेजिन कर पाएंगे अगर, तो एग्जाम में बहुत सिंपल इजीली आप सब कुछ लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ ही पूछ सकता है, जैसे मान लो, तो यहाँ पे इस केस में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तुम्हारा हो जाएगा V1 प्लस V2, मतलब वॉल्यूम इस कोण का वॉल्यूम प्लस इस कोण का वॉल्यूम, दो कोण बन रहा है यहाँ पे, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो दोनों कोण का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, 1/3 पाई, दोनों का रेडियस कॉमन है ना, r² h1, ये पहले का हाइट है h1 प्लस h2, मैंने 1/3 पाई पर कॉमन ले लिया तो h1 प्लस h2 बच गया। अब यहाँ h1 प्लस h2 ही तो h है, ये पूरा हाइट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पाई r² h, h1 प्लस h2 क्या है, तो इस केस में h1 प्लस h2 है, ये राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं 1/3 पाई r² h, और यहाँ पे r का जो वैल्यू होता है वो होता है p इंटू b/h, मतलब कि राइट ट्रायंगल में अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, जो r होगा कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/5, मतलब 12/5 हो जाता है यहाँ पे, वही वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ये तुम्हारा हो गया r। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया हमने, अब बोल सकता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सेम ही होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट जो है वो कवर हो चुका है, ढक गया ऊपर से, तो हमें टोटल लेंगे या अंदर का लेंगे, बात दोनों का सेम ही है। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया कितना है, पहले वाले कोण का एरिया हो जाएगा ऊपर का कर्व सरफेस एरिया, मतलब पाई RL प्लस नीचे वाले का कर्व सरफेस एरिया, तो कितना होगा यहाँ पे पाई ले लेंगे, पहले वाले के लिए कितना होगा, रेडियस r ही है, पहले वाले का L कितना है, स्लैंट हाइट p हो जाएगा, प्लस नीचे वाले के लिए पाई r b, तो यहाँ से पाई r कॉमन ले लेंगे अगर, तो p प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारा नोट कर लीजिए, और सारा आया कैसे मैंने आपको बता दिया। और अगर आप हर चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा चीज़ याद करना। ठीक है, अब इस पे से कुछ क्वेश्चन पूछता है हर बार, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, ए राइट ट्रायंगल ऑफ एरिया दिस मच rotated along its height, the same is rotated along its base. The resultant solid figure in the second case has volume 40% more than that in the first case. Find the base of right angle triangle. देखो इसका आंसर अगर तुमको डायरेक्ट लिखना है ना तो इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लो कि बोल रहा है कि सेकंड केस में वॉल्यूम 40% ज़्यादा है, और सेकंड केस में बोल रहा है कि पहली बार जो है उसको हाइट के अलॉन्ग रोटेट किया गया है और सेकेंड टाइम उसको बेस के अलॉन्ग रोटेट किया गया है। ठीक है, और सेकेंड टाइम जो वॉल्यूम है वो 40% ज़्यादा है, तो सेकेंड टाइम में जब बेस के अलॉन्ग घुमाएंगे उसको तो वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई r², तो रेडियस हो जाएगा p और हाइट हो जाएगा b। जिसके अलॉन्ग घुमाते हैं वो होता है हाइट, जिसके अलॉन्ग घुमाएंगे वो हो जाएगा हाइट। तो इसमें बोल रहा है कि जो सेकेंड केस का वॉल्यूम है वो पहले वाले से 40% ज़्यादा है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो V2 है वो 1.4 टाइम्स हो जाएगा V1 के। V2 क्या है, जब उसको बेस के अलॉन्ग घुमाया गया, तो बेस के अलॉन्ग घुमाएंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई, दोनों साइड से कट जाएगा। रेडियस कितना होगा, जब बेस के अलॉन्ग घुमाते हैं तो उसका जो रेडियस होगा वो p हो जाता है, p², और उसका जो हाइट होगा वो b हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स V1। वॉल्यूम फर्स्ट केस में क्या है, जब उसको हम लोग हाइट के लॉन्ग घुमाएंगे, तो हाइट के लॉन्ग जब घुमाएंगे उसको, तो जो हमारा रेडियस है वो हो जाएगा B और जो हाइट है वो हो जाएगा P। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वॉल्यूम, और रेडियस हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, और हाइट हो जाएगा P, तो हो जाएगा P। ठीक है, पहली बार क्या किया, मान लो कि एक ट्रायंगल है, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। ठीक, तो पहली बार जब हाइट के लॉन्ग घुमाएंगे तो हमारा जो रेडियस है जो कोन का वो B हो जाएगा और हाइट P हो जाएगा, वही मैंने लिखा, रेडियस जो है B हो जाएगा, हाइट P हो जाएगा। और सेकेंड टाइम जब इसको बेस के लॉन्ग घुमाएंगे, इसके लॉन्ग, तो हमारा रेडियस हो जाएगा P और हाइट हो जाएगा B, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे P और B कट जाएगा, तो यहाँ P बचेगा, यहाँ P और B कटेगा तो यहाँ B बचेगा। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है हमारा 1.4 टाइम्स B, जो गिवन कंडीशन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने देखो, हमने P और B और H माना था ना, मतलब हमारे हिसाब से बेस B था, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। एरिया दिया हुआ है हमारा, एरिया दिया हुआ है 157.5, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस को B लेते हैं, हाइट मतलब P के वैल्यू डाल देंगे यहाँ से 1.4B, 1.4B इक्वल्स टू 157.5। अब देखो 2 से जाएगा 0.7, पॉइंट दोनों साइड का कट जाएगा पॉइंट। अब 7 से डिवाइड कर दो, 2 14, 3 5 35 15, मतलब B स्क्वायर आ गया तुम्हारा 225, तो हमारा आ गया B15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है। हम लोग को यहाँ पे ना देखो 1/3 पाई लिखना नहीं है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, बस दोनों साइड से पाई कट ही जाना है 1/3 पाई। तो सेकेंड वाले केस में जब उसको बेस के लॉन्ग घुमाएंगे तो हमारा जो रेडियस है वो P होगा, और जो हाइट है उसका वो हो जाएगा B। मतलब कि जिसके भी अलॉन्ग घुमाते हैं, मतलब हाइट के अलॉन्ग घुमाएंगे तो हाइट हमारा, तो वो चीज़ है वो कोन का हाइट हो जाएगा। अगर बेस के अलॉन्ग घुमाएंगे तो जो बेस है वो कोन का हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, A right angle triangle has two sides other than hypotenuse are इतना ही ना। Triangle is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume of double cone form। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हाइपोटेनस के लॉन्ग घुमाएंगे तो उसमें दो कोन बनता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर, H1 प्लस H2 होता है दोनों का वॉल्यूम, जो दोनों मिलके हाइपोटेनस हो जाता है। यहाँ पे H ले रहे हैं, जैसे मान लो कि ये कोन है, ये राइट एंगल है, ये है 12 है, ये 16 है, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 कैसे होगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई 4 है तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे H हो गया 20, और देखो ये R कितना होगा, यहाँ पे R होता है, हम इस जो राइट एंगल है यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये होता है R। तो R हो जाएगा तुम्हारा 12 × 16/20, 4 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 48/5 हो जाएगा R का वैल्यू। और डाल दो यहाँ पे सारा, तो 1/3 पाई का ले रहा हूँ वैल्यू 22/7, 1/3 पाई R स्क्वायर, रेडियस 48/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 48 स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका 20 है। तो हाइपोटेनस 20 जाएगा। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे पहले 5 से काट दो, 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, 1/3 इंटू 22/7, 48 सर कितना होता है 6, 64 70 के जगह 7, 16 7 23/5 इंटू 4। ये स्क्वायर कैसे आया, कैसे निकालते हैं जल्दी मैं उस अगले वीडियोस में मैं बता दूंगा उसको। ठीक, तो हमारा इतना आ गया। अब देखो इससे ये 9 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 से देखो 7 6 8। ठीक, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 22/7 इंटू 7 6 8/5 इंटू 4। तो यहाँ पे डिवाइड, ये मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे इसको, 7 6 8 को ऐसे रहने दो यहाँ पे, उसके बाद 22 इंटू 4 हो जाएगा 88/35। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको मैंने बताया हुआ है पहले एक वीडियोस में, देख लेना एक बार जाके उसको। तो
इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 64, 6, 48, 64, 112, 6, 18, हाथ में 11 बचेगा, 56, 48, 104, 11, 15, हाथ में 11 बचेगा, 56, 11, 67/35। अब देखो 35 है ना, डिवाइड करना है तो मैं इसको लिखूंगा 70 लिखूंगा, 35 को 70 करूंगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 86153, ये 70 हो गया। ठीक है, अब देखो 70 से डिवाइड करना है, मैं 7 से डिवाइड करूंगा मैं, उसके बाद एक डेसिमल लगा दूंगा, 79309 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और एक जीरो नीचे है, 70 था ना, तो यहाँ पे हमारा एक जीरो यहाँ लगा देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ गया 1930.9। और देखो यहाँ पे आंसर ना, आंसर क्या क्या है, एक तो है 1929 और एक है 1935, जो हमारा दोनों के बीच में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जैसे मान लो हमने लिया था पाई का वैल्यू 22/7 और पाई का वैल्यू होता है एक और 3.14, हमने ये लिया था 22/7। तो जैसे मान लो कि 22/7 का वैल्यू कितना होता है, 22/7 का वैल्यू कितना होता है, एक्चुअल वैल्यू 3.1421, ऐसा करके, मतलब 3 मान लो इसको, 3.143 होता है। देखो तो हमने 22/7 लिया है, तो उसका मतलब कि हमने यहाँ जो वैल्यू लिया है, ये लिया है 3.143, इसीलिए जो हमारा आंसर है ये 1931 आ रहा है। ठीक है, बट अगर हम इसकी जगह पे बस 3.14 लेते अगर, मतलब कि हम लोग अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखा है ना, मतलब कि हम लोग अगर बस अगर 3.14 लेते तो जो हमारा आंसर है वो कम आता। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है 1930.9, ये वैल्यू बढ़ के आई है। क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यू लिया है पाई का वो लिया है 3.143। क्यों, कैसे? ये आया 22/7 से, हमने ये वाला वैल्यू लिया है, मतलब कि हमने ये वैल्यू लिया है पूरा। अगर हम लोग इसकी जगह पे बस 3.14 लेंगे अगर, तो हमारा आंसर इससे कम आएगा, हमारा आंसर 1929 आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमको यहाँ ये बात समझना है कि हम जब भी वैल्यू अगर लेंगे 22/7, तो जो हमारा आंसर जब आ रहा है ना वो थोड़ा बढ़ के आएगा, समझ रहे हैं? अगर आपका जो आंसर है वो अगर मिडिल में आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे 1929 है, यहाँ पे 1935 है, मेरा आंसर 1931 आ रहा था, तो मैं समझ गया कि जो मेरा आंसर है 1931 वो बढ़ के आया है। बट हमें को अप्रोक्सीमेट निकालना है, मतलब कि 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तो निकाल सकते हैं हम लोग, जो हमारा आंसर होगा इससे कम ही होगा। तो 1929 एग्जैक्ट हो जाएगा अगर हम 3.14 लेंगे तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। कोई आदमी 22/7 लेगा, कोई 3.14 लेगा, तो वहीं जो 22/7 ले रहा है ना उसको ध्यान रखना है कि वो वैल्यू 3.143 ले रहा है। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा, अगर हम 3.14 अगर 2 डेसिमल लेते हैं अगर, तो हमारा आंसर थोड़ा इससे कम आएगा। ठीक है, तो यही सब है। अगले वीडियो में मैं और कुछ अलग से अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। और कोविड के टाइम में थोड़ा ख्याल रखिए अपना, आप जो भी टाइम है अपना फैमिली के साथ स्पेंड करिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल कीजिए, बहुत ज़रूरी है वो। अभी बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, घर से बाहर मत निकलिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ।